आज हम देखने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। किस तरीके से सूक्ष्म जीव जो हैं वो मानव कल्याण में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया मतलब जीवाणु आ जाते हैं, ईस्ट, कवक, शैवाल, प्रोटोजोन्स आदि आते हैं। विषाणु, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, प्रोटोनिया, संक्रमित कारक, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स जो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों की जो खोज है या अध्ययन जो है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविक का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जो है वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह आपको मिलेंगे, ओमनी प्रेजेंट जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर जहाँ पर जीवन की संभावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल न्यूनतम है, वहाँ पर भी आपको सूक्ष्म जीव जो है वो मिलेंगे। संपूर्ण सूक्ष्म जीवों का संसार संपूर्ण जीव मंडल पर फैला है। मृदा, जल, वायु, शरीर के अंदर जंतुओं तथा पादपों में मिलते हैं, उनके ऊपर भी मिलते हैं, उनके अंदर भी मिलते हैं। चलिए, ये जैव तंत्र के प्रमुख घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। जीवन की असंभव परिस्थितियों जैसे उच्च लवणीय जल या फिर गीजर के अंदर गर्म सल्फर के झरनों, मृदा की गहराइयों, 100 डिग्री के गर्म पानी के अंदर झरनों, उच्च अम्लीय वातावरण, बर्फ की सतहों के अंदर आदि विषम परिस्थितियों वाले पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गुणन पोषक माध्यम कल्चर मीडियम में किया जा सकता है। इनको हम ग्रो कर सकते हैं, इनकी हम वृद्धि कर सकते हैं ताकि इनका अध्ययन किया जा सके। और इस स्थिति में इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है जब ये कॉलोनी या फिर निवह का निर्माण करते हैं, शीघ्र वृद्धि करके और ये कॉलोनी का निर्माण करते हैं, तब आप इन्हें नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। चलिए, ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से मानव को हानि पहुंचाते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम बात करें, सूक्ष्म जीव समस्त मानव जाति के लिए अनेक प्रकार से लाभप्रद होते हैं। उदाहरण, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित बहुत सारे उत्पाद जो हैं, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, बेकरी उत्पाद हो गए, औषधि हो गई, इनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हमें पता नहीं लगता है कि भाई ये जो है ये हमारे सूक्ष्म जीवों से ही निर्मित उत्पाद है। खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव की अगर हम महत्वपूर्ण भूमिका देखें तो यहाँ पर हम आधुनिक काल में भी मानव जो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से सूक्ष्म जीवों में व्युत्पन्न उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन, सिरका, अल्कोहल आदि का प्रयोग करता है, और पुराने ज़माने में भी होता था। अगर हम यहाँ पर देखें मुख्य खाद्य उत्पादों का वर्णन जिनमें सूक्ष्म जीवों का द्वारा उत्पादन किया गया है, तो सबसे पहले आता है दूध में लैक्टोबैसिलस और लैक्टिस, जिससे क्या होता है, इस नामक जीवाणु पाया जाता है और इसी से दही बनता है। दूध से जो दही बनता है वो इसी जीवाणु की वजह से लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और लैक्टिक अम्ल जीवाणु, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस करता है और जो दूध के खट्टा होने का कारण है। जीवाणु दूध के दही में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। तो यहाँ पर दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का जो है स्कंदित कोगुलेट करके आंशिक रूप से पचा देता है, आंशिक मतलब आधा अधूरा पाचन करके, और इसी से दूध में दही बनता है। दही के अल्प मात्रा निवेश द्रव्य के जामन या स्टार्टर रूप में ताजे हल्के गर्म दूध में हम लोग मिलाते हैं। हमें सबको पता है दही जमाने की प्रक्रिया क्या होती है कि थोड़ा सा हम लोग जामन रख लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हमारे ये जीवाणु उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लैक्टिक अम्ल जीवाणु भी बोल रहे हैं। और यही जीवाणु जो है जब हम गर्म दूध में डालते हैं थोड़ा सा जामन के रूप में, तो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा दूध जो है उसमें उपस्थित प्रोटीन जो है उसका अर्ध तरीके से या स्कंदन करके जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, दही में निर्मित करते हैं। दही में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। मट्ठा या छाछ में लैक्टोबैसिलस वल्गिकारिस होता है तथा पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमेरिस होता है। दही में विटामिन B12 की मात्रा जो है वो अधिक होती है दूध से, और इसीलिए इसकी पोषणीय मूल्य जो है वो बढ़ जाती है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है वो हमारे पाचन तंत्र के रोगों की रोकथाम में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं, और इसीलिए दही एक पोषक खाद्य पदार्थ जो है वो माना जाता है। पाश्चुरीकरण अगर हम देखो तो दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके शीघ्र ही ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल के जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट नहीं हो पाती हैं। रोग कारक बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जो लुईस पाश्चर ने इस विधि को दिया था और उन्हीं के नाम पर इस विधि को नाम दिया गया है। चलिए, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन होती है और उसके जमने पर इस जीवाणु द्वारा किण्व फर्मेंट किया जाता है। इस कार्य के लिए दूध को गर्म करके ठंडा कर उसमें हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस
तथा लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस नामक जीवाणु युक्त संवर्धक डाल देते हैं। यीस्ट के द्वारा आंशिक किण्वन, आधा अधूरा जिसे हम बोलते हैं, किण्वन के कारण दूध जमकर अर्ध ठोस हो जाता है, जिसके पश्चात चिकनाई युक्त पदार्थ दही प्राप्त होता है और ये बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और सुपाच्य उत्पाद है। पनीर की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक प्राचीन खाद्य पदार्थ है पनीर। पनीर निर्माण में चिकनाई युक्त दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके 30 मिनट तक या लगभग 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। इस दूध को 30 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करके स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर लैक्टोबैसिलस जीवाणु और सूक्ष्म मात्रा में रेनिन एंजाइम मिलाने पर लगभग 45 मिनट में दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन जो है वो ठोस हो जाती है, जिससे टुकड़ों में काट लिया जाता है। स्विस चीज़, अब अलग अलग प्रकार के चीज़ जो है वो बनाने के लिए हम अलग अलग सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अगर हम स्विस चीज़ की बात करें, इनमें बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं और इसका जो सूक्ष्म जीव होगा जिसकी वजह से ये बनता है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। दूसरा है आपका रॉकफोर्ट चीज़ और यहाँ पर ये एक विशिष्ट प्रकार के कवक द्वारा इसका निर्माण होता है जो कि है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। अगर हम इसके अतिरिक्त पेनिसिलियम कैमम्बार्टाई जो है कवक का उपयोग मुलायम कैमम्बर्ट चीज़ बनाने में उपयोग किया जाता है। सेकेरोमाइसिस सेरेविस जो है ये भी एक ईस्ट है जो कि कवक है। इस कवक का बेकरी उद्योग में अत्यधिक उपयोग है। ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं और इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो है ब्रेवरी प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, बेवरेजेस जैसे अल्कोहल बनाने में इसका काफ़ी उपयोग होता है। और बेकर्स ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेकरी उत्पाद बनाने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। डो को, अब यहाँ डो जो होता है वो गूथा हुआ आटा होता है और उसमें हम लोग ने क्या मिलाया है, उसमें हमने ईस्ट मिलाया है। आटे में अवायवीय श्वसन होने लगता है, उसमें खमीर आने लगता है। यीस्ट की कोशिकाएं दूध में उपस्थित शर्करा को जाइमेज एंजाइम की सहायता से CO2 गैस व एथिल अल्कोहल में बदल देती है तथा डबल रोटी कोमल तथा छिद्र युक्त हो जाती है। जितनी ज़्यादा CO2 गैस होगी उतने ही बड़े बड़े छेद होंगे। इडली, डोसा आदि प्रसिद्ध जितने भी दक्षिण भारतीय उत्पाद हैं, व्यंजन है, उनको बनाने हेतु दाल चावल के आटे को जीवाणु द्वारा जो है किण्वित किया जाता है और इस आटे की फूली उभरी स्थिति कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो इससे आटा ढीला और मुलायम हो जाता है और इसके लिए ल्यूकोनोस्टॉक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न पारंपरिक पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित करके बनाए जाते हैं, जैसे टोडी जो है वो हमारे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय है जो नारियल ताड़ के वृक्ष जो होते हैं के पादप के तने के स्त्राव सैप के किण्वन से बनता है। इससे पाम शुगर का व सिरका भी तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अचार व अनेक ऋतुओं में सरलता से उपलब्ध सब्जियों जैसे गाजर, गोभी, मूली, शलजम आदि को भी लैक्टिक अम्लों द्वारा जीवाणुओं द्वारा परीक्षित करके लंबे समय तक उपयोग के लिए रखा जाता है। अचार में हम लोग ज़्यादा शर्करा डाल देते हैं जिससे कि क्या होता है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव जो है उसको खराब नहीं कर पाते। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा किण्वन से तैयार सॉस का प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, जैसे सोया सॉस। सोयाबीन के किण्वन से जापान में टोफू पनीर जो होता है, चीन में सूफू तथा इंडोनेशिया में टेम्पे तैयार किया जाता है। सोया सॉस सोयू के उत्पादन से में पेनिसिलियम ग्लोकम का प्रयोग होता है। अब औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे औद्योगिक उत्पाद को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं और इनका अध्ययन जो होता है औद्योगिकी सूक्ष्म जीव विज्ञान इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो प्रक्रिया है वो है किण्वक, फर्मेंटर, किण्वन। और वो जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल औद्योगिकी हम लोग बड़े स्तर पर जो है हम लोग उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े बर्तन चाहिए या बड़े बड़े हम बोल सकते हैं टैंकर चाहिए, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, किण्वक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है एक किण्वक। तो ये मोटर लगी हुई है जिससे ये घूमता रहता है। जो भी हमने कल्चर यहाँ पर जो भी हमने माध्यम रखा है जिसमें पोषण तत्व है जिससे वो सूक्ष्म जीव जो हैं वो अपनी वृद्धि कर सकें। ये शीतलन आवरण है, ये इम्पैलर है जो घुमाता रहता है, उसको शीतलन जल बाहर निकलता रहता है। संवर्धन ब्रॉथ है ये, और ये आपका विलोडक है, उच्च दाब वायु रखने के लिए। पीएच नियंत्रक है, अम्लक्षार है, भंडार व पंप के लिए है, भाप के लिए यहाँ पर है, शीतलन जल प्रवेश के लिए यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ है और भाप के लिए भी यहाँ पर एक वाल्व दिया है, और फाइनली उत्पाद जो बनेगा उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक पाइप दिया हुआ है। चलिए, किण्वित पेय पदार्थ। अब कौन कौन से औद्योगिकी उत्पाद जो है उनका निर्माण किया जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो सबसे पहले किण्वित पेय पदार्थ फर्मेंटेड बेवरेजेस, जैसा कि हमने बताया। सेकेरोमाइसिस सेरेविस जो एक कवक है, ये इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेरोमाइसिस एलिप्सोडाइसिस
इन दोनों को यूज़ करते हैं और इनके किण्वन से वाइन बनती है। इसी प्रकार मॉल्ट या जौ के रस से बियर तथा अन्य उत्पादों से विस्की, रम या फिर वोडका आदि से निर्मित किए जाते हैं। शराब उत्पादन में यीस्ट द्वारा उत्पन्न इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम भाग लेते हैं। कुछ यीस्ट जो शराब बनाने में प्रयोग होते हैं शर्करा के घोल के ऊपर तैरती रहती हैं, इसे टॉप यीस्ट, तथा जो यीस्ट के घोल के नीचे रहती हैं उन्हें बॉटम यीस्ट कहते हैं। शर्करा के घोल में मोल्ड द्वारा किण्वन से सिट्रिक अम्ल बनता है, सिट्रिक एसिड, जो हम अलग अलग कामों में काम लेते हैं। नेक्स्ट आता है सिरका या एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। और शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटाई या एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है इनका उत्पादन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एथिल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है और एसिटोबैक्टर एसिटाई की वजह से एसिटिक अम्ल बन रहा है। यहाँ पर सिरका का उपयोग हम बहुत जगह पर करते हैं, अचार में भी करते हैं, सॉस में भी करते हैं, दवाइयों में, भोज्य पदार्थों में, विशेष गंध हेतु तथा फल सब्जियों के संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किया जाता है। चलिए, इस उपकरण में एक बड़ा लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है जिसमें लकड़ी की छिलन वुड शेविंग भरी होती है। इसके नीचे की ओर बड़ा एकत्रण कक्ष कलेक्शन चैम्बर होता है जिसमें एथिल अल्कोहल व एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन व जीवाणु होते हैं और यह विलयन बॉक्स के ऊपरी सतह पर पहुंचकर फुहारों के रूप में लकड़ी के छिलन वाले बॉक्स में आता है तथा यहाँ से धीरे धीरे मथा जाता है। इस पूरे तंत्र में नीचे से नियंत्रित वायु पहुंचाई जाती है। इस प्रक्रिया में निर्मित सिरके को समय समय पर निकालते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूकोनिक अम्ल और ये बनता है एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। ये हमारा जीवाणु है। इसमें निर्मित कैल्शियम ग्लूकोनेट गाय में गाय ज्वर काउ फीवर के निदान में उपयोगी है। चलिए, यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के अम्ल देख सकते हैं जिनमें अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइगर, गैलिक अम्ल जो है एस्परजिलस गैलोमाइसिस, फ्यूमेरिक अम्ल जो है वो राइजोपस के द्वारा, प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा, ब्यूटाइरिक अम्ल जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा, मैलिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइगर और इटाकॉनिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस टेरियस। चलिए, तंबाकू की अगर हम बात करें तो इसके उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ जीवाणु जैसे कि हम बात कर सकते हैं बैसिलस मेगाथीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इनका उपयोग किया जाता है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों पर माइक्रोकोकस कैंडिडेंस की किण्वन क्रिया द्वारा क्यूरिंग करी जाती है जिससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद आता है। तालाबों या छोटे जल संग्रहण स्थानों में जूट या पहुआ के पादपों के कुछ दिनों तक भिगो कर छोड़ देते हैं। इनके ऊपर कुछ पत्थर या अन्य वजनदार पदार्थ रख देते हैं ताकि ये संपूर्णतया जल में डूबे रहें और जिसके कारण जो होता है फ्लोएम के रेशे तने के अन्य उत्तकों से अलग हो जाते हैं। इन रेशों को अलग एकत्रित करके स्वच्छ जल में पटक पटक कर साफ करते हैं। रेशों का प्रयोग रस्सी एवं अन्य कई प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं हम सूक्ष्म जीव एवं प्रतिजैविक औषधियाँ कि किस तरीके से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रतिजैविक क्या है, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रोगों से बचाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ है जो रोग कारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग वॉक्समैन ने किया था 1942 में। और यहाँ पर अगर हम बोलें कि प्रतिजीवाणु पदार्थ का उत्पादन करने वाला सूक्ष्मजीव प्रतिबायोन्ट कहलाता है। आज लगभग 7000 प्रतिजैविकी पदार्थ ज्ञात हैं। 100 पदार्थ का औषधीय रूप से प्रयोग किया जा रहा है। प्रथम प्रतिजैविक जो थी वो पेनिसिलिन थी जिसका संश्लेषण पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइजोजीनम से हुआ था और इसको देने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। यह खोज वास्तव में एक हादसा थी जो अचानक से हुई थी क्योंकि स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर कार्य करने के दौरान उन्होंने एक बगैर धुली प्लेट में उत्पन्न मोल्ड देखे जिसने स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि को मंद कर दिया था। तत्पश्चात फ्लेमिंग ने सिद्ध किया कि स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की वृद्धि का संदमन या मंदन मोल्ड द्वारा स्रावित रसायन पेनिसिलिन से हुआ था। पेनिसिलिन तथा जेंथोसिलिन का औद्योगिक उत्पादन पेनिसिलियम क्राइजोजीनम से किया जाता है। अगर दो अन्य वैज्ञानिक की बात माने, हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन ने पेनिसिलिन की एक प्रभावकारी तथा शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में पुष्टि की थी। फ्लोरे, चैन तथा फ्लेमिंग को 20वीं शताब्दी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यहाँ हम कुछ प्रतिजैविक और वो किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित किए जाते हैं वो देख सकते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम क्राइजोजीनम, रामाइसिन, म्यूकर, ग्रिसियोफिल्विन, तो यहाँ पर पेनिसिलियम नाइग्रिकेंस है, प्रोलीफेरिन, एस्परजिलस, फ्यूमागैलिन, एस्परजिलस, कैम्पेस्ट्रिन, सेलियोटा। अगर हम देखें जीवाणुओं द्वारा जो उत्पादित हमारी
प्रतिजैविक है तो कैनामाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिस, पॉलीमिक्सिन हो गई, बैसिलस, ग्रिसियोफ्लिन हो गई, यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बेसिट्रेसिन हो गई, बैसिलस, नियोमाइसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिस, और क्लोरामफेनिकॉल हो गई हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस। फिर से कुछ और यहाँ पर प्रतिजैविक हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सूक्ष्मजीव एवं पोषणीय उत्पाद। किस तरीके से हमारे सूक्ष्मजीव जो हैं वो पोषणीय उत्पाद के उत्पादन में सक्रिय हैं। तो यहाँ पर सेकेरोमाइसिस सेरेविस फिर से एक बार और आता है, एक पोषणीय पूरक उत्पाद है। यह प्रोटीन तथा विटामिन का उत्तम स्रोत है। उपापचय में आवश्यक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त इसमें विटामिन B12 की मात्रा भी होती है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास प्रजाति, विटामिन B2 एशबया गॉसिपी तथा विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल एसिडोबैक्टर प्रजाति से भी प्राप्त होता है। क्लोरेला स्पाइरुलिना एकल कोशा प्रोटीन के उत्तम स्रोत है। अगर हम सूक्ष्मजीव और एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जैसे अमाइलेज हो गए आपके, ये आपको मिलेगा जीवाणु बैसिलस डायस्टैटिकस से। अगर हम बात करें कि इसका कोई और स्रोत है तो बैसिलस सब्टिलिस है, कवक भी है, एस्परजिलस और आइजी। नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो हमारे कपड़ों पे जो ऑयल के तेल के दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने में, तो डिटर्जेंट में इनका यूज़ किया जाता है। लॉन्ड्री में वसा के दाग धब्बों को मिटाने में किया जाता है। तो ये हमें मिलता है कहाँ से? कवक कैंडिडा लाइपोलाइटिका और जियोट्राइकम कैंडिडम से, एस्परजिलस नाइगर से और म्यूकस जवानिकस से। प्रोटीएज की अगर हम बात करें तो प्रोटीएज जो है वो हमारे वहाँ काम आते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे औद्योगिक उत्पादन में काम आते हैं। मांस उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में, पनीर एवं बेकरी उद्योग में, डेयरी में, मछली के यकृत तेल के निष्कर्षण में, और इसके उत्पादन के लिए जीवाणु बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस हो गया, और कवक एस्परजिलस ओराइजी और पेनिसिलियम रॉकफार्टाई हो गया। पैक्टिनेज की अगर हम बात करें तो ये पके हुए फलों में, पैक्टिन पके हुए फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, और यहाँ पर जो है इसको जूस इंडस्ट्री में काम लिया जाएगा, क्योंकि भाई हमें जो है फलों के जो छिलके विलके बीज हटाने होते हैं और सिर्फ जूस हमें वहाँ लेना होता है, तो वहाँ पर इसका काम लिया जाता है। इसका संश्लेषण पैक्टिन युक्त माध्यम में वृद्धि करते हुए कवक एस्परजिलस नाइगर तथा बाइसोक्लेमिस फल्वो के द्वारा किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनोज जो है इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है, और इसका संश्लेषण जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस की ह्यूमोलाइटिक प्रजाति से किया जाता है। ये क्या करता है? ये जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तथा अन्य हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्कों को घुलनशील बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है कवक माइरोथीसियम वेरिकेरिया और ट्राइकोडर्मा ऋषि एवं एस्परजिलस नाइगर द्वारा होता है। इन्वर्टेज और पाइन तथा पॉसेज एंजाइम की भी यहाँ पर उत्पादन होता है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव अगर हम देखें तो वाहित मल क्या है? जो गंदा पानी है उसको हम बोलते हैं वाहित मल। महानगरों, शहरों तथा कस्बों में अपशिष्ट जल का एक बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है डेली, और इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे बिना साफ़ किए हमारे आसपास की किसी भी जलीय या किसी भी जल में, किसी भी जल के स्रोत में अगर इनको छोड़ देते हैं तो वो पूरा प्रदूषित कर देता है, ऑक्सीजन का ह्रास कर देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हैं हमारे ऑर्गेनिक हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं। इससे जलीय जीवों के मरने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इस वाहित मल का शहर की आबादी के बाहर नदी, तालाब तथा झीलों में उचित निपाटन जो है वो आवश्यक है, निपटान जो है। चलिए अब कैसे इसका उपचार किया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं। इसके उपचार से वाहित मल प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसके अवशेष खाद के रूप में काम आते हैं, जबकि मुक्त हुई CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में के लिए काम में आ जाती है। पहला भौतिक या प्राथमिक उपचार, जिसमें हम क्या करेंगे? हम या तो शुद्धिकरण करेंगे, पहले तो हम निस्यंदन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे छलनी के द्वारा, और फिर दूसरा करेंगे निस्यंदन के पश्चात शेष गंदगी को अवसादन सेडिमेंटेशन की क्रिया द्वारा जो है पृथक करते हैं। पहले तो छलनियों के द्वारा जो है हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन करेंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी गंदगी है जो निकल सकती है छलनियों के द्वारा वो निकल जाएगी। उसके बाद में हम उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए जो है पानी को रख देते हैं, ताकि छोटी छोटी गंदगी जो छलनियों के द्वारा नहीं निकल पाई वो नीचे बैठ जाएगी और हम ऊपर से पानी निकाल लेंगे। ये हो गए हमारा प्राथमिक जो है उपचार। फिर उसके बाद में हम जो है अवसादन प्रक्रिया के पश्चात ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं, इन्हें प्राथमिक आपंक प्राइमरी स्लज कहते हैं हम, जबकि तैरने वाले या प्लावी कचरे को बहिस्त्राव इफ्लुएंट कहते हैं। तो हमें जो द्वितीयक उपचार में भेजना है वो क्या होगा? हमारा
बहिस्त्राव होगा और टैंक में प्रवाहित इस संपूर्ण क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे तक लग सकते हैं। दूसरा जो उपचार आता है द्वितीयक उपचार, वो है बायोलॉजिकल या जैविक उपचार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीवाणु, प्रोटोजोन्स और शैवाल की मदद से जो है जितना भी ऑर्गेनिक पदार्थ उसमें उपस्थित है, कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करेंगे। ये टैंक में गाढ़े तरल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे आपंग स्लज कहते हैं। और तो यहाँ वाहित मल टुकड़े करना, फिर ग्रिट प्राथमिक अवसादन, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये ट्रिकलिंग निस्यंदक है, द्वितीयक अवसादन होगा यहाँ पर। उसके बाद में आप देख सकते हैं द्वितीयक उपचार यहाँ पर चल रहा है, आपंग संपाचित्र है, वायवीय टैंक है, द्वितीयक अवसादन यहाँ पर हो रहा है और फाइनली यहाँ पर आपंग संपाचित्र के द्वारा बायोगैस का भी निर्माण हो रहा है। अब जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ये क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैसे ये कम होने लग जाएगी, हमारा पानी जो है, हमारा जल जो है वो साफ होने लग जाएगा। जितनी ज़्यादा आपका ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कम होगी, उतना ही स्वच्छ आपका जल है। चलिए, यहाँ वर्णक जो है अवसादित होता है, इस बहिस्त्राव को सक्रियत आपंग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। सक्रियत आपंग की अल्प मात्रा को निवेश द्रव्य इनॉकुलम या स्टार्टर के रूप में वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। तो द्वितीयक उपचार में जो पहला वाला टैंक है वो वायवीय टैंक है, वहाँ पर वायवीय श्वसन चल रहा है। अब जो यहाँ से जो आगे निकलेगा वो होगा अवायवीय टैंक। अवायवीय आपंग संपाचित एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। यहाँ अवायवीय रूप से वृद्धि करने वाले जीवाणु द्वारा सक्रियत आपंग का अपघटन किया जाता है। इस अपघटन से मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें जो है वो निकलती हैं, जिनको संयुक्त रूप से हम जैव गैस। उपचार के पश्चात प्राप्त जल को निकालकर पुनः छाना जाता है तथा एक अन्य टैंक में संग्रहित करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जब तक कि इसकी सांद्रता 1 से 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन न हो जाए। इस जल को पीने के लिए उपयोग न करके उद्यानों, सड़कों के किनारे लगे पेड़ों आदि की सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इस जल को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नहर में भी विसर्जित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल या ऑक्सीडेशन पॉन्ड अथवा निरीक्षण ताल, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स कहते हैं। इसमें वाहित मल के अपशिष्ट पदार्थ युक्त जल को तालाब में एक स्थान से प्रविष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इस प्रकार सूक्ष्म जीव संपूर्ण विश्व में अपशिष्ट मलमूत्र के अरबों गैलन वाहित मल के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं घूमती स्प्रे भुजा हम देख सकते हैं, ये एक वाहित मल शुद्धिकरण ताल है, ऑक्सीकरण ताल की रूपरेखा है यहाँ पर। और यह वायवीय जीवाणु एवं कवक से आच्छादित चट्टानिया तल है यहाँ पर इस तरीके से। और ये घूमती स्प्रे भुजा है और ये तरल अपशिष्ट है हमारा। गंगा यमुना एक्शन प्लान, जिनमें हम लोगों ने इन दोनों नदियों को जो है साफ करने की प्रक्रिया चलाई थी। तो भारत देश की ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं और इसमें वाहित मल प्रवाहित करने, औद्योगिकी बहिस्राव इत्यादि सीधे ही नदियों में छोड़ने से प्रदूषित हो गई थी। और इन्हीं को साफ करने की तो सन 1985 में चरण 1 में व चरण 2 में प्रारंभ किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में उत्पन्न वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, जिससे मात्र उपचारित वाहित मल ही नदियों में प्रवाहित किया जाए। चलिए, अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीव एवं जैव ईंधन। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो जैव ऊर्जा मतलब ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, जिन्हें हम जैव ऊर्जा के स्रोत में या फिर हम बोल सकते हैं जैव ईंधन के स्रोत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी, ईंधन, कोयला तथा बायोगैस जैव ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। जैविक रूप से उत्पन्न हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, बुटानॉल तथा डीजल को क्रमशः जैव हाइड्रोजन, जैव मीथेन, क्योंकि ये जैविक प्रक्रियाओं द्वारा या किसी जीवित जीव द्वारा जो है ये उत्पादित हैं, इसीलिए इनके आगे जैव लगा हुआ है। जैव ब्यूटेनॉल तथा जैव डीजल कहते हैं। चलिए, जैव ईंधन ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के समय इनसे आंशिक रूप से कम हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है, जो हमारे ब्रह्मांड के लिए या हमारे वातावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं हरित गृह गैसेस। जैविक ईंधन की प्राप्ति सामान्यतः घरेलू तथा नगरपालिका से विसर्जित व्यर्थ अपशिष्ट सामग्रियों तथा जैव भार से होती है। इस प्रकार यह प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक है। इथेनॉल के उत्पादन वाले पादपों की कृषि को ऊर्जा कृषि, एनर्जी क्रॉपिंग कहते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, चुकंदर, आलू आदि। इथेनॉल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में पूर्ण स्वतंत्र रूप से या 10 से 15% मात्रा में पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। गैसोहॉल पेट्रोल इंजनों को थोड़ा सा परिवर्तित करके ईंधन की तरह प्रयोग किया जा सकता है इसका। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां अल्कोहल का प्रयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है पहले से ही। बायोगैस या गोबर गैस उत्पादन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि मनुष्य तथा पशुओं से विविध कार्यों से पैदा हुए जैव भार अवशेषों तथा उत्सर्जी जैव भारों से भी जैव ऊर्जा प्राप्त करी जा सकती है।
जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। मानव मल व पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव काम आएंगे तो जैसे मिथेनोजेनिक जीवाणुओं का यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनऑक्सी विघटन कर से प्राप्त किया जाता है। इससे होने वाली जैव गैस में मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया होगी जिससे मीथेन गैस उत्पन्न होगी। C6H12O6 ग्लूकोज है जिससे हम लोग मीथेन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं मिथेनोजन सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में। गोबर से जैव गैस संयंत्रण द्वारा गोबर गैस उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस क्रिया में एक बड़े संयंत्र टैंक जो लगभग 12 से 15 फीट गहरा होता है और इसके एक और 30 सेंटीमीटर का एक छिद्र होता है जो एक ढक्कन से बंद रहता है। इस टैंक का 3/4 भाग भूमिगत होता है। तो यहाँ पर जो है हम लगातार जो है अपशिष्ट पदार्थ जितने भी हैं वो सब डालते जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया होता है वो अवायवीय श्वसन करके और वहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं जिसको पाइपों द्वारा जो है आसपास के गांवों और घरों में पहुँचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है अगर हम बोलें तो उपयोग के बाद कर्दम को एक दूसरे निकास के द्वारा बाहर निकालकर खाद के रूप में खेतों में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर सेटअप होता है। जैव गैस संयंत्र होता है। देखिए ये आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसमें तो मिथेन गैस बन रही है और यहाँ पर हमारा स्लरी है। स्लरी मतलब कि जिसमें आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनसे आप गोबर गैस बना रहे हैं। ये गोबर का पानी है या फिर कर्दम हम जिसे बोल रहे हैं, ये स्लज है और ये गैस होल्डर है जिसमें आपकी गैस बनती जाएगी और ये पाइप के द्वारा जो है रसोई की और घरों में पहुंचाई जाएगी। जैव गैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% CO2 तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, इथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 23 से 28 होती है। लगभग 12 से 15 किलोग्राम अपशिष्ट जैव भार से 30 लीटर बायोगैस उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर जो मुख्य जीवाणु हैं वो है हमारी मिथेनोबैक्टीरियम कैडोमेंसिस खोजी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जैव गैस का उत्पादन कर सकते हैं। भारत देश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI तथा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC जैव गैस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जल अपघटनीय तथा किण्वन जीवाणु, तो सबसे पहली यहाँ पर प्रक्रिया जो आती है उसमें हम लोग जो जीवाणु यूज़ करेंगे अविकल्पी ऑब्लिगेट तथा विकल्पी दोनों प्रकार के अवायवीय सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ का जल अपघटन तथा किण्वन करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ का यहाँ पर देखिए जल अपघटनीय व किण्वन जीवाणु द्वारा यहाँ पर किण्वन किया जा रहा है। कार्बनिक अम्ल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पादित हो रही है। नेक्स्ट स्टेप आती है सिंट्रोफिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर कार्बनिक अम्ल जो है समूह सेकेंड जीवाणु द्वारा जो है यहाँ पर एसीटेट व हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करी जाती है। और तीसरी वाली अभिक्रिया में मिथेनोजन का यहाँ पर यूज़ करते हैं जो समूह तीसरे में आते हैं। फॉर्मेट, एसीटेट व हाइड्रोजन और CO2 इन सबको जो है मिथेन गैस में हम परिवर्तित करते हैं। एसिडोजेनिक जीवाणु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन द्वारा एसिडोजेनिक जीवाणु जो है वो एसिटिक अम्ल का यहाँ पर उत्पादन करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन अगर हम देखें सूक्ष्म जीव के द्वारा तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं कॉलोनिया शैवाल जैसे बायोट्रोकोकस ब्राउनी वृद्धि के साथ लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन स्रावित करती है। इन हाइड्रोकार्बन में कच्चे तेल के समान चिपचिपापन होता है। इस शैवाल का लगभग 30% कोशिकीय शुल्क भार पेट्रोलियम होता है। तो यहाँ पर जो है हमें मेल्विन केल्विन जो हमारे केल्विन साइकिल देने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण पर किए गए कार्यों के आधार ने बताया कि U4BAC कुल के कुछ पादप लेटेक्स का काफ़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इस लेटेक्स में द्रव हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जिनको द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः ये पेट्रोलियम उत्पन्न करने वाली जातियाँ भविष्य में पेट्रोलियम का नवीनीकरण रिन्यूएबल स्रोत हो सकती हैं। चलिए जैव नियंत्रण कार्य के रूप में सूक्ष्मजीव की अब कुछ ऐसे भी हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो जैव नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। भाई पादपों के रोगों एवं कीटों से नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि बायोलॉजिकल मेथड का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है, बायो कंट्रोल कहलाता है। तो हमारे जितने भी पौधों पे या फिर पादपों पे फसलों पे जो कीट या फिर जीव लग रहे हैं उनको हटाने के लिए, उनको मारने के लिए जो दूसरे जीवों का हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको कैसे हम उनका उपयोग कर रहे हैं। इसमें आपके विषाणु आ जाएंगे, जीवाणु कवक, प्रोटोजोन्स, अन्य निमेटोड द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा नियंत्रण, अब कैसे जीवाणु, कुछ जीवाणु है जैसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है जो एक
जो है उत्पन्न फसल बीटी फसल हमने उत्पन्न करी है इस जीवाणु के द्वारा। और बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में भी किया जाता है इस जीवाणु का प्रयोग। इस जीवाणु के सूक्ष्म बीजाणुओं को जो पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पादपों तथा फलों वृक्षों जिनकी पत्तियां लार्वा द्वारा खा ली जाती हों पर छिड़का जाता है। इस प्रकार टॉक्सिन जो होता है लार्वा की पाचन नली में चला जाता है और ये टॉक्सिन जीवाणु की आहार नली नाल को छिद्रित कर देता है। उत्तक द्रव भरने के कारण यह फट जाती है तथा लार्वा की मृत्यु हो जाती है। तो बीटी कॉटन, बीटी बैंगन जैसे हमने पादप जो है इस जीवाणु की मदद से उत्पन्न किए हैं। विषाणु द्वारा नियंत्रण अगर हम बात करें तो बैक्यूलोवायरस मुख्यतः न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस विषाणु एनपीवी रोगजनक कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट आता है आपका कवकों द्वारा नियंत्रण। कुछ कवक भी यहाँ पर जो है बायो नियंत्रण जो है वो कर रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, एक मुक्त कवक है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। यह पादपों के रोगों के उपचार में काम आता है, अतः ये जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एंटोमोफ्थेरा भी है, एस्परजिलस भी है, आदि कवकों को पीड़कों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर कुछ प्रोटोजोन्स द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है, जैसे ग्रिगेरिनीडिया, माइक्रोस्पोरिडिया तथा कोकिडिया की कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो भी कीटों के नाश के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे बॉल वीवल, टिड्डा तथा कीटों के लार्वा की आबादी के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। कुछ जैव उर्वरक के रूप में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी की जो है मतलब हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और जैव प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की पोषकों से परिपूर्ण कर देते हैं, तो ये जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब कुछ इसमें से सहजीवी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया हमारा, फ्रैंकिया हो गया हमारा, और कुछ जो होते हैं वो हमारे स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप वाले जो है असहजीवी भी कहलाते हैं, जैसे आपका एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, बैसिलस हो गया, पॉलीमैक्सा हो गया। तो ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो या तो स्वतंत्र रूप से या फिर सहजीवी रूप से जो है हमारी मिट्टी की पोषक तत्वों को जो है वो बढ़ाएंगे, उनमें वृद्धि करेंगे, ताकि मिट्टी और ज़्यादा वो हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, पोषक हो जाएगी, और उससे जो है हमारे पादपों का उत्पादन जो है वो अच्छे से होगा। इस प्रकार जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से पादपों के राइजोस्फीयर में उपस्थित होते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर पादपों को उपलब्ध करवाते हैं, जिनसे उनकी वृद्धि होती है। मृत पादपों तथा जंतुओं का अपघटन। अब इससे भी जो है कुछ बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, ज़्यादातर जीवाणु जो है वो अपघटनीय होते हैं, वो अपघटन कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, जितने भी मृत पादप या जंतु हैं उनके शरीर का अपघटन करके और उनमें से जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको मिट्टी में ला देते हैं, ताकि पादप उन्हें फिर से जो है वापस से अपने उपयोग में ले सकें। जैसे उदाहरण हो गया बैसिलस माइकोइड्स हो गया, बैसिलस रेमोसस हो गया तथा बैसिलम वल्गैरिकस हो गया। माइकोराइजा की अगर हम बात करें तो ये पादपों की जड़ों में कवकों का जो है एक सहजीवी है, सहजीविता वाला हम बोल सकते हैं एक रिलेशन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइकोराइजा। तो पादप की जड़ों और कवकों के बीच का ये एक रिलेशन है। अब कुछ कवक जो होंगे वो जड़ों के बाहर रहकर ही यह काम करेंगे, लेकिन कुछ जो कवक होंगे वो जड़ों के अंदर जाएंगे। जो बाहर रहेंगे उन्हें बाह्य माइकोराइजा, जो अंदर रहेंगे उन्हें अंतः माइकोराइजा हम बोल सकते हैं। दोनों ही प्रकार के माइकोराइजा फास्फोरस एवं अन्य पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित करके पादपों को उपलब्ध कराते हैं, प्रदान करते हैं, और बदले में पादप द्वारा इन निर्मित कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं, मतलब खाना इन्हें मिल जाता है बदले में। इसके अतिरिक्त माइकोराइजा परपोषी को मूल के संक्रमण से होने वाले रोगों से भी बचाता है। नेक्स्ट अब कुछ और भी है साइनोबैक्टीरिया, जैसे जिन्हें हम नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये भी वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पादपों को जो है क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं एक तरीके से। सूक्ष्मजीव एवं जैवीय अनुसंधान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैवीय अनुसंधान के लिए भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जिनके जो लक्षण हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो उनके अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। जैसे न्यूरोस्पोरा हो गया हमारा यीस्ट हो गया, क्लोरेला जो एक कोशिकीय शैवाल है वो भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से सूक्ष्मजीव जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं और इनका हमारे मनुष्य कल्याण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए ये आज का हमारा पार्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।